तो नमस्कार, मैं समरेश कुमार आपका मोस्ट वेलकम है फेक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी स्टूडेंट और ख़ासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो अभी फेज़ चल रही है और एसटीटी 2024 की। तो आइए दोस्त, और देखिए एसटीटी एग्ज़ाम की डेट अभी क्लियर नहीं हो पा रही है और बीएसएबी जो बोर्ड है वो क्लियर नहीं कर पा रही है। अब इलेक्शन के बाद ही समझिए या अप्रैल के दूसरे वीक तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो सभी स्टूडेंट धैर्य रखें और तैयारी करने का हमें एक्स्ट्रा समय मिल भी रही है दोस्तों एसटीटी का। तो बेहतर तरीक़ा से अगर तैयारी रहेगी तभी एसटीटी को हम लोग बेहतर तरीक़ा से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और समय हम लोग को एक्स्ट्रा मिला है दोस्तों स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम को पास करने का। और जो एसटीटी का सिलेबस है दोस्तों उसको मैं कंटिन्यूअस में लाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि हमें सेहत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों और सेहत अच्छा नहीं था, तबीयत ख़राब चल रही थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों। तो अब हमारी सेहत में सुधार आया है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और एसटीटी की सिलेबस है हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों का परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों का परिचय। पहला है बीना। बीना बीना का परिचय है दोस्तों शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले इस वाद्य यंत्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। बीना वस्तुतः तंत्री वाद्यों का संरचनात्मक है। तंत्री या तारों के अलावा इसमें घूरज और तरफ के तार तथा सारिकाएँ होती है बीना में। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को इसका वादन करते दर्शाया जाता है बीना को। इनमें सरस्वती और नारद प्रमुख है। तो आप लोग देखे भी होंगे दोस्तों जो हिंदू देवी देवताएं हैं, हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं उनमें से प्रमुख है सरस्वती और सरस्वती के हाथ में बीना को दर्शाया गया है। तो देख लीजिए, बीना में सामान्यतः 4 तार होते हैं। ये प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों। बीना में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। और तारों की लंबाई में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, एक समान रहता है बीना के तार। और बीना में तारों को कंपित कर गोलाकार घड़े से तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न की जाती है तथा कई आवृत्ति की ध्वनियों के मिलाने से लयबद्ध ध्वनि की उत्पत्ति होती है। यानी कि देखे होंगे बीना में तारों को कंपित कर तार को छेड़ने से गोलाकार घड़े से तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे बीना में एक बहुत बड़ा सा गोलाकार घड़े जैसा तुम्बा रहता है, उसमें स्वर टकरा कर बाहर निकलती है जैसे बीना को छेड़ने से। बीना से ही रुद्र बीना और विचित्र बीना विकसित हुई है। बीना से ही रुद्र बीना और विचित्र बीना विकसित हुई है। और चलिए देखते हैं आगे।
रुद्र बीना, और बीना से ही रुद्र बीना और विचित्र बीना उत्पन्न हुआ है। तो रुद्र बीना को देखते हैं। रुद्र बीना इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बजाया जाता है। इसमें एक लंबी नली के आकार की लकड़ी के दोनों सिरों के नीचे सूखे हुए सीताफल के खोखले तुम्बे होते हैं। रुद्र बीना में लंबी नली के आकार की लकड़ी के दोनों सिरों के नीचे सूखे हुए सीताफल के खोखले तुम्बे होते हैं। इसमें मुख्य 4 तार होते हैं। रुद्र बीना में भी मुख्य 4 तार होते हैं और जो खूंटियों से कसे जाते हैं। इसके अलावा 2 और तार होते हैं। जैसे मुख्य तार 4 हो गया और 2 और तार होते हैं, और लकड़ी के बने 24 पर्दे होते हैं रुद्र बीना में। बजाते समय तुम्बा वादक जो बीना होता है गोलाकार जैसे घड़े जैसा वो तुम्बा हुआ। बजाते समय तुम्बा वादक के कंधों पर और दूसरा गोद में होता है। तो देख लीजिए, अब विचित्र बीना को देखते हैं दोस्तों। विचित्र बीना यह उत्तर भारतीय शैली का वाद्य है। इसमें 5 तार होते हैं। विचित्र बीना में 5 तार होते हैं। इसके अलावा 3 तार चिकारी के और 11 तार तरफ के होते हैं विचित्र बीना में। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। 3 तार चिकारी के और 11 तार तरफ के होते हैं। चलिए देखते हैं घटम को। घटम एक भारतीय संगीत वाद्य है। यह मूलतः एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बड़ी सावधानी से पकाकर बनाया जाता है। घटम को यानी घड़ा को। घटम का उपयोग आमतौर पर लोक संगीत में होता है, किंतु अब यह कर्नाटक संगीत में भी लोकप्रिय हो गया है। कर्नाटक संगीत में वादक घटम को अपने सामने रखकर उंगलियों और हथेलियों से ठोककर बजाता है। कश्मीर में इस वाद्य को नूत कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। कश्मीर में घटम वाद्य को नूत कहा जाता है और इसे सीधा रखकर ही बजाया जाता है। अब चलिए देखते हैं शहनाई को। शहनाई, भारत में शहनाई का प्रचलन बहुत पुराना है। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। शहनाई का उपयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत तक में किया जाता है। और शहनाई एक खोखली नली की होती है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के सकरे सिरे पर विशेष प्रकार की पत्तियों और दलदल घासों से डैने के आकार की बनी एक सेमी लंबी 2 पत्तियां लगी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 पत्तियां लगी है। इस पर 2 पत्तियां लगी है। और शहनाई को लोकप्रियता की पराकाष्ठा तक पहुँचाने में भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां का योगदान अनिवार्य है। और बिस्मिल्लाह अली खां अनेक वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों। तो और सभी वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। सभी नहीं, कुछ ऐसे वाद्य थे जो बजाते थे। चलिए आगे देखते हैं संतूर को। तो देख लीजिए, संतूर यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री है। संतूर का भारतीय नाम यानी शततंत्री बीना है, यानी 100 तारों वाली बीना, जिसे बाद में फारसी भाषा से संतूर नाम मिला। बीना का
नाम भारतीय नाम सततंत्री वीणा है और बाद में इसे फारसी भाषा से संतूर नाम मिला वीणा का। और संतूर लकड़ी का एक चतुर्भुजाकार बक्सानुमा यंत्र है। देख लीजिए, संतूर लकड़ी का एक चतुर्भुजाकार बक्सानुमा यंत्र है जिसके ऊपर दो दो मेरू की पंक्तियाँ होती है। इसे आगे से मुड़ी हुई डंटियों से बजाया जाता है। संतूर मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है और इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। संतूर को देख लीजिए दोस्तों, संतूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारंगी को देखते हैं दोस्तों। सारंगी सारंगी मुख्य रूप से गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है। सारंगी मुख्य रूप से गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है। इसको लहरा अर्थात अन्य वाद्य यंत्रों की जुगलबंदी के साथ पेश किया जाता है। सारंगी का इस्तेमाल गायक अपनी गायकी में जुगलबंदी के रूप में करते हैं। ध्रुपद धमार जो गायन की सबसे कठिन विद्या मानी जाती है, सारंगी के साथ इसकी तारतम्यता अतुलनीय है। यानी कि ध्रुपद धमार जो गायकी होती है उसमें सारंगी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सारंगी वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम सरिंदा है। सारंगी वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम सारिंदा है जो कालांतर के साथ सारंगी हुआ। थार प्रदेशों यानी रेगिस्तान के प्रदेशों में, जैसे राजस्थान हो गया, थार प्रदेशों में दो प्रकार की सारंगी प्रयोग में लाई जाती है। एक हो गया सिंधी सारंगी और गुजरातन सारंगी। सिंधी सारंगी आकार प्रकार में बड़ी होती है और गुजरातन सारंगी जो गुजरात में बजाई जाती है, मांगनियार व ढोली भी सहजता से बजाए जाते हैं। एक मांगनियार और ढोली भी सहजता से बजाई जाती है। सभी सारंगियों में लोक सारंगी सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि सभी सारंगी में लोक सारंगी सर्वश्रेष्ठ है। सारंगी का निर्माण लकड़ी से होता है तथा इसके नीचे का भाग बकरे की खाल से मढ़ा हुआ होता है। इसके पर्दे के ऊपरी भाग में सींग की बनी घोड़ी होती है। घोड़ी में से तार निकालकर किनारे पर लगे चौथे में उन्हें बांध दिया जाता है। इस बाध में 29 तारें होती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, सारंगी में 29 तारे होते हैं तथा मुख्य बाज में 4 तार होते हैं। यानी मुख्य बाज में 4 तार होते हैं। 29 और 4 33 तार हो गई। बाज के तारों पर गज, जिसकी सहायता से एवं रगड़ने से सुर निकलते हैं। गज से सारंगी को रगड़ना पड़ता है दोस्तों, उसके बाद सुर निकलते हैं। सारंगी के ऊपर लगे खुटियों को झीले कहा जाता है। सारंगी के ऊपर लगे खुटियों को झीले कहा जाता है। और इसके प्रसिद्ध वादकों में सुल्तान खां, राम नारायण, अब्दुल करीम खां, अब्दुल लतीफ़ खां, अहमद खां, गुलाम सबीर खां, गोपाल मिश्र, सबरो खां, शकूर खां आदि शामिल है। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। सारंगी वादक सुल्तान खां थे, राम नारायण जी थे, अब्दुल करीम खां थे, अब्दुल लतीफ़ खां थे, अहमद खान थे, गुलाम सबीर खान थे, गोपाल मिश्र थे, सबरो खान थे, शकूर खान थे आदि शामिल है सारंगी वादक में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बांसुरी। बांसुरी या बंसी
बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र माना जाता है। और सुशील वाद्य वह यंत्र है जो दोस्तों जिसे हवा की सहायता से बजाया जाता है और भांति के सहायता से भी, जैसे हारमोनियम, वो भी सुशील वाद्य हो जाएगा। और बांसुरी या बंसी ये भी सुशील वाद्य है। यह प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है, इसलिए लोग इसे बांस यानी बांसुरी भी कहते हैं। बांसुरी की अभिव्यक्ति शक्ति अत्यंत विविधतापूर्ण है। इससे स्थिर, ऊंचा, चंचल व तेज भारी प्रकार का सूक्ष्म, भाविक, मधुर संगीत बजाया जाता है बांसुरी से। आधुनिक समय में बांसुरी धातु की भी बनाई जा रही है। जैसे आज के समय में बांसुरी धातु की भी बनाई जा रही है। पन्नालाल घोष ने बांसुरी वाद्य में अनेक परिवर्तन कर एवं इसकी वादन शैली को नया रूप देकर बांसुरी को भारतीय संगीत में सम्मानीय स्थान दिलाया है पन्नालाल घोष ने। लेकिन उसके बाद पूर्ण बांसुरी एकाकी हो गई यानी बंद हो गई। वर्तमान में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, रानू मजूमदार आदि विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और रानू मजूमदार आदि शामिल है। और हरिप्रसाद चौरसिया के ही एक भतीजे हैं राकेश चौरसिया, वो भी बांसुरी वादक हैं और हाल फिलहाल में उन्हें अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तबला को दोस्तों। तबला एक अवनद वाद्य यंत्र है। आधुनिक काल में गायन, वादन तथा नृत्य की संगति में तबले का प्रयोग होता है। तबला एक अवनद वाद्य यंत्र है। आधुनिक काल में गायन, वादन तथा नृत्य की संगति में तबले का प्रयोग होता है। तबले पूर्व यही स्थान पखावाज और मृदंग की प्राप्ति। जैसे तबले से पहले पखावाज और मृदंग की प्राप्ति, जो स्वतंत्र वादन पखावाज और मृदंग से किया जाता था। कुछ दिनों से तबले का स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय होते जा रहा है। यानी कुछ दिनों से तबले का स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। और आजकल सभी प्रोग्राम जो होता है, शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम भी होती है, सभी में तबला अनिवार्य रूप से रहता है और बजाया जाता है। तबला को विश्व क्षितिज पर पहुंचाने में जिन दिग्गजों अविस्मरणीय योगदान रहा है, उनमें पंडित कंठे महाराज, समता प्रसाद, उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन और किशन महाराज आदि शामिल है। तबला वादन से जुड़े कुछ मशहूर घरानों में दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना और फर्रुखाबाद घराना शामिल है। तो देखिए, तबला वादन की घराना दिल्ली घराना है, लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, पंजाब घराना और फर्रुखाबाद घराना है। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सितार, और सितार के बगैर शास्त्रीय संगीत भी अधूरा है दोस्तों। सितार के जन्म के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं।
कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका निर्माण वीणा के एक प्रकार के आधार पर हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वीणा के एक प्रकार के आधार पर हुआ है, यानी सितार को भी वीणा का ही संज्ञा देते हैं। दूसरे मत अनुसार 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खां यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हजरत अमीर खुसरो ने मध्यमादी वीणा पर 3 तार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया। उस समय उसका नाम सहतार रखा गया था। सितार का नाम उस समय सहतार रखा गया था। फारसी में सह का अर्थ 3 होता है। धीरे धीरे सहतार बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया और इसमें 3 तार के स्थान पर 7 या 8 तार लगाए जाने लगे। इसके सबसे मशहूर वादकों में पंडित रविशंकर का नाम उल्लेखनीय है और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। सितार में पहले 3 तार लगाया जाता था, उसके बाद 7 एवं 8 तार प्रयोग किए जाने लगे या लगाए जाने लगे और सितार के जनक अमीर खुसरो है दोस्तों। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हारमोनियम को। तो देखिए दोस्तों, हारमोनियम भारतीय वाद्य नहीं, लेकिन अब यह अनिवार्य तौर पर भारतीय लोक संगीत और सिनेमा जगत में शामिल हो गया है। हारमोनियम भारतीय लोक संगीत और सिनेमा जगत में शामिल हो गया है। हारमोनियम को पेटी या रीड ऑर्गन भी कहा जाता है। हारमोनियम मुक्त पट्टी वाला कुंजी फलक वाद्य है। मुक्त पट्टी वाला कुंजी फलक वाद्य है जो हाथ या पैर से संचालित धौकनी के द्वारा दबाव समकारी वायु भंडार से हवा फेंकती है। जो धातु के खांचों में कसी धातु की पत्तियों को कंपन देती है और बाद बजता है। जैसे हारमोनियम को धौकनी के द्वारा उसमें हवा भरा जाता है। जब हारमोनियम को धौकनी के द्वारा हवा भरा जाता है तो उसमें जो रीड है, रीड में तार लगा हुआ रहता है। उस तार के नीचे पत्ती रहती है। उस पत्ती में नीचे से कंपन करता है हारमोनियम। नीचे से कंपन करने से ऊपर से अगर दाबा जाए तो वही जो छिद्र होती है, छिद्र के द्वारा उसमें से आवाज़ निकलता है। हारमोनियम समूह का सबसे पहला बाजा फिश हारमोनिका था। फिश हारमोनिका, जिसका निर्माण 1818 में वियना में एटन व्हीकल ने किया था। इसे चीन के माउथ ऑर्गन या सेंग से प्रेरणा मिली थी। सन 1950 के बाद इसमें मुख्य सुधार पेरिस में विक्टर मस्तेल तथा अमेरिका में जैकब स्टे ने किया था। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। हारमोनियम भारतीय वाद्य नहीं है और हारमोनियम समूह का पहला वाद्य फिश हारमोनिका था, जिसका निर्माण 1818 में वियना में एटन व्हीकल ने किया था। एटन व्हीकल, इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मृदंग को।
मृदंग यह दक्षिण भारत का एक थाप वाला यंत्र है। एक थाप यंत्र है। मृदंग कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। मृदंग कर्नाटकी संगीत में महत्वपूर्ण है दोस्तों। मृदंग को मृदंग खोल या मृदागम आदि भी कहा जाता है। मृदंग पहले मिट्टी से ही बनाया जाता था, लेकिन मिट्टी जल्द फूट जाने और जल्दी खराब होने के कारण आजकल यह लकड़ी के खोल से बनाया जाने लगा। इस बाध को बकरे की खाल से दोनों तरफ छाया जाता है और इसके दोनों तरफ स्याही लगाई जाती है। मृदंग ढोलक के जैसा ही होता है। इसका एक सिरा काफ़ी छोटा और दूसरा सिरा काफ़ी बड़ा, लगभग 10 इंच का होता है। तो मृदंग को आपने देख लिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसराज को। देखिए दोस्तों, इसराज यह हिंदुस्तानी शैली का वाद्य है। इसराज एक तरफ से सितार और सारंगी का मेल है। इसराज एक तरह से सितार और सारंगी का मेल है। इसका ऊपरी भाग सितार से मिलता है और नीचे का भाग सारंगी की तरह होता है। इसे गज से बजाया जाता है। इसका प्रयोग रविंद्र संगीत में भी किया जाता है। इसराज के प्रमुख कलाकारों में चंद्रिका प्रसाद दुबे और भृगुनाथलाल मुंशी का नाम उल्लेखनीय है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसराज वादक चंद्रिका प्रसाद दुबे और भृगुनाथलाल मुंशी का नाम उल्लेखनीय है। तो इसे आप याद रखेंगे। और इसराज सितार और सारंगी का एक मेल है। चलिए अब देखते हैं दिलरुबा को। दिलरुबा, चलिए दोस्तों, दिलरुबा हिंदुस्तानी शैली में प्रयुक्त होने वाले इस वाद्य यंत्र की शक्ल भले ही इसराज से थोड़ी भिन्न हो, यानी इसराज से थोड़ी मोड़ी मिलती हो, परंतु बजाने का ढंग एक सा होता है। इसीलिए इसराज और दिलरुबा पृथक साज नहीं माने जाते हैं। और अनिवार्य रूप से दिलरुबा साज पृथक नहीं है और अनिवार्य नहीं है कि संगीत में इसका इस्तेमाल हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों तानपुरा या तंबूरा को। तो तानपुरा या तंबूरा यह भारतीय और कर्नाटकी शैली में प्रयुक्त होता है। यह गायक के लिए आधार स्वर तैयार करने का काम करता है, यानी कि गायक के लिए स्वर साधने में और जो शुरू में गायक को सुर मिलाने में और स्वर उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती है। शास्त्रीय प्रस्तुतिकरण में यह एक अनिवार्य वाद्य है, तानपुरा या तंबूरा। इसमें स्टील के 3 और पीतल के 1 तार प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा दोस्तों, तंबूरा में या तानपुरा में स्टील के 3 तार और पीतल के 1 तार होते हैं, यानी 4 तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसे सुर सिंगार को दोस्तों। सुर सिंगार हिंदुस्तानी शैली के इस वाद्य में 12 तुम्बा और लकड़ी का लट्ठा होता है, जिसमें 6 मुख तार और 2 अन्य तार हाथी दांत के टुकड़े से होते हुए दूसरे सिरे तक कसे जाते हैं। तो इसे आप देख लेंगे दोस्तों। सुर सिंगार हिंदुस्तानी शैली के इस वाद्य में 12 तुम्बा रहता है। ये हो गया आपका 12 तुम्बा यहाँ,
और इसमें 6 मुख्य तार होते हैं जो हाथी दांत के टुकड़े से होते हुए दूसरे सिरे तक कसे जाते हैं। यहाँ तक कसा हुआ रहता है दोस्तों। ये जो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब रावण हत्था को। देखिए दोस्तों, रावण हत्था, ये रावण हत्थावाद है। रावण हत्था यह राजस्थान के भोपा और गुजरात के लोक संगीत का प्रमुख वाद्य है। इसमें एक छोटा तुम्बा होता है। देखिए दोस्तों, ये छोटा तुम्बा, इसमें छोटा तुम्बा होता है जिसे नारियल के खप्पर से बनाया जाता है। भोपा लोग जब पाबूजी की फर नाम की पारंपरिक गाथा गाते हैं तो इसे बजाया जाता है, रावण हत्था को। और ये राजस्थान और गुजरात में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जंतरवाद को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जंतरवाद यह एक लोकवाद है जिसे बिंब का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बिंब होता है, उसका प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसे मध्य प्रदेश के प्रधान संप्रदाय के लोग प्रयोग में लाते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे तुम्बे लगे होते हैं। वादक इसे गले में लटकाकर खड़े खड़े ही बजाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये तुम्बा है, यही तुम्बा है 2, और बीच में फंसाकर इसमें फंसाकर बजाता है और खड़े खड़े। इसमें बैठ के बजाएगा तो नहीं बनेगा बैठ के बजाने में। और देखिए दोस्तों, सारिंडा, ये सारिंडा वाद्य यंत्र है। सारिंडा असम और त्रिपुरा के आदिवासी 3 तारों वाला तार यानी 3 तारों वाला यंत्र बजाता है, और असम और त्रिपुरा में ये वाद्य बजता है, सारिंडा। देखिए दोस्तों, तुरही बहुत ही रोचक बात है दोस्तों। तुरही अंग्रेजी के एस अक्षर जैसे दिखने वाले इस वाद्य यंत्र का प्रचलन कई राज्यों में है। इसे राजस्थान में बंगू, उत्तर प्रदेश में तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसे राजस्थान में बंगू, उत्तर प्रदेश में तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा कहा जाता है। इसके अलावा जो तुरही सीधी होती है उसे महाराष्ट्र में कहल कहा जाता है, और राजस्थान में करना भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये एसटीईटी की सिलेबस है दोस्तों, जो हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र है, और ये सभी इम्पोर्टेंट उत्तर है दोस्तों और प्रश्न है। इसे आप देख लेंगे, क्योंकि एसटीईटी में तो ये पूछा जा सकता है, लेकिन बीपीएससी में भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसे आप पूरी फोकस के साथ पूरी वीडियो को देखेंगे
और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हैक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फिर से अब कंटिन्यूअस में वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी संगीत की वीडियो है दोस्तों, उसे आप ज़रूर वॉच करेंगे, क्योंकि उससे आपको एसटीटी में सहायता मिल सकती है और बीपीएससी 3 में सहायता मिल सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।